नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 28 जून 2025। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। क्या आज तारीख क्या आज की 28 जून है, वो आज की डेट है। ठीक है, और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलेंगे हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल हमारा क्या है, एक बार ये देख लो आप। ये पहला आर्टिकल है। हेडिंग, इसकी जो हेडिंग है वो पढ़ लो एक बार। हेडिंग पढ़ के इस वर्ड को समझने की कोशिश करो। फिर आप कहते हो ना आर्टिकल समझ में नहीं आता, याद नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप हेडिंग को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। शांतनु जी नमस्ते, हेलो। ठीक है, हेडिंग है कि आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है ना, आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियमों में जो ढील दी गई है। आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीएसएल नियमों के लिए ढील दे दी है, रिलैक्स कर दिए गए हैं। क्या है ये आर्टिकल है, किसके बारे में बात कर रहा है, क्या मतलब है इसका, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले आर्टिकल की हेडिंग आपको समझ में आ गई। हेडिंग को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वर्ड क्या है, आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएसएल के नियम है, और उसमें क्या दे दिए, ढील दे दिए। ये चार वर्ड है। ठीक है, इस पूरी हेडिंग में चार वर्ड है, और इस पूरे आर्टिकल में इस चारों के बारे में समझेंगे। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होती क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पीएसएल नॉर्म क्या होते हैं, पर ये रिलैक्स कर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो ये पूरा आर्टिकल का सार यही होगा। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल का सार होगा। याद रखने की कोशिश करो, एक बार ध्यान से सुनो तो आपको याद रहेंगे। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक की पीएसएल नियमों में ढील दी है। तो इसको एक बार सोचने की कोशिश करो कि आरबीआई किसी चीज़ में छूट दे रहा है, आरबीआई किसी चीज़ में छूट दे रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसके लिए कानूनी प्रावधान देख लो। सबसे पहले मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आरबीआई है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके लिए कोई छूट दे रही है, तो क्या आरबीआई के पास में ये पावर है, क्या आरबीआई के पास में ये शक्ति है। एग्जाम्पल के लिए आपको है ना, आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि भाई तू घर पे जाके ये काम कर ले या ये काम मत कर, तो क्या आपके पास में ये पावर है, क्या ये आपके पास में अथॉरिटी है कि आप इस व्यक्ति को ये बोल सकते हो। अथॉरिटी है मतलब क्या आप इसके बॉस हो, क्या आप इसके पिता हो, क्या आप इसके भाई हो जो इसको ये बोल सकते हो। इसी प्रकार से आरबीआई है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये सारी बातें बोल सकती है। तो क्या आरबीआई के पास में ये पावर है, क्या आरबीआई के पास में ये अथॉरिटी है कि आरबीआई इनको बोल सकती है। तो जी हाँ, आरबीआई के पास में ये अथॉरिटी है, पावर है। तो आरबीआई को ये पावर कहाँ से मिलती है, आरबीआई को ये पावर मिलती है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। इस एक्ट को याद रखना कि आरबीआई है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलेट करती है, उसके लिए नियम बनाती है। तो ये आरबीआई को पावर कहाँ से मिलती है, आरबीआई को ये शक्तियाँ कहाँ से मिलती है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलेट करती है। तो आरबीआई को ये पावर मिलती है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेट करना, विनियमन का मतलब होता है रेगुलेट करना। रेगुलेट कर मतलब उसको नियंत्रित करना, उसको बोलना कि क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी बातें बोलना। तो आरबीआई है वो इस अधिनियम के तहत, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत दूसरी जो बैंक्स होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, उनको रेगुलेट करता है। ये जो अधिनियम है इसके तहत आरबीआई को बाहुबली बनाया गया था, मतलब आरबीआई को पावर दी गई थी। इस अधिनियम के तहत आरबीआई को बहुत सारी पावर दी गई थी, बहुत सारी शक्तियां दी गई थी। ठीक है, पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या है, आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पीएसएल के जो नियम होते हैं उसमें छूट दी है। तो ये छूट किस अधिनियम के तहत दी गई है, मतलब आरबीआई को ये पावर कहाँ से मिली है। तो आरबीआई को ये पावर मिली है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई को ये पावर मिली है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे पॉइंट में। अब हम बात करेंगे ये जो पीएसएल नॉर्म होते हैं ये होते क्या है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीएसएल नॉर्म,
PSL नॉर्म क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस क्या बैंक होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये PSL नॉर्म होते क्या है। तो बैंक होती है, एक तो बड़ी बैंक होती है जैसे कि हमारी SBI होगी, जिसे हम कॉमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं। PNB बैंक होगी, ये क्या कॉमर्शियल बैंक है, लार्ज बैंक है, इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कह सकते। एक होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, किसी भी व्यक्ति को अगर स्मॉल बैंक खोलनी है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे मन में एक दिन आया कि भाई UPSC में तो कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, अपन जाके बैंक खोलते हैं। तो मैं बैंक डायरेक्ट तो जाके खोल नहीं सकता, ऐसे नहीं कि मैं चाबी लेके गया, ताला खोला और मैंने बैंक खोल दी, या कोई ऑफिस लगाई और मैंने बैंक खोल दी। बैंक खोलने के लिए RBI से हमें रजिस्टर करना होता है, RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ये सारे मैटर करने पड़ते हैं। तो क्या आप डायरेक्ट जाके बड़ी बैंक कॉमर्शियल बैंक खोल सकते हो, SBI जैसी, PNB जैसी, ये तो चलो गवर्नमेंट की बैंक है, जैसे कि HDFC जैसी, ICICI जैसी बैंक, क्या डायरेक्ट जाके आप खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो। इसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? आपको या तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी और छोटी जो बैंक होती है, जैसे अपनी पेमेंट बैंक है, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये छोटी बैंक होती है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर आपको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो आप RBI के पास में जाओ, रजिस्टर करवाओ। इसके बाद में एक प्रोसेस होता है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है ना, इसको RBI कहती है कि भाई आप है ना, काम तो करो, लोन तो दो, लेकिन लोन किन को दो? गरीब लोगों को दो। स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ही टारगेट होता है कि आप लोन दो। लोन किसको देना? आपको लोन जाके देना है गरीब लोगों को। अब बड़ी बैंक है, वो तो गरीब लोगों को लोन देती नहीं है। गरीब लोगों को लोन नहीं देती, मतलब उनकी जो प्रेजेंस होती है वो शहरों में होती है, पैसे वालों के पास में होती है, जैसे HDFC है, ICICI है। अब इनकी में तो गरीब लोगों के अकाउंट भी नहीं होंगे गरीब लोगों के अकाउंट भी इन बैंक में नहीं होते हैं, क्योंकि इनके मिनिमम चार्जेस वगैरह बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इस वजह से ये शहरों में ही काम करती है, गरीब लोगों के पास में काम नहीं करती है। तो अब गरीब लोगों को अगर बैंक से लोन नहीं मिलेगा तो वो लोन कहाँ से लेंगे? तो वो लोन लेंगे कहाँ से? जो जमींदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनसे ब्याज लेंगे, उनसे लोन लेंगे। अब उनसे जब लोन लेते हैं, गरीब किसान उनसे लोन लेते हैं, तो वो एक तो क्या करते हैं, ब्याज बहुत ज़्यादा मांगते हैं, लोन पर ब्याज बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और साथ ही साथ में वसूली जो करते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा है तो वसूली कैसे की जाती है? उससे मारपीट की जाती है, उसके जो ज़मीन वगैरह होती है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अब इन सब को रोकने के लिए, गरीब लोगों को बैंक से लोन दिलाने के लिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। गरीब लोगों का वित्तीय समावेशन करने के लिए, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजिंग। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि गरीब किसानों को लोन मिले। लोन कहाँ से मिले? तो लोन मिले इनको बैंकों से मिले, ठीक है, बैंक में खाता हो, बैंक से इनको लोन मिले, इसे कहा जाता है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजिंग कहा जाता है। तो अब किसानों को लोन दिलाने के लिए सरकार क्या करती है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, ये गाँवों में जाके खाता खोले, अपना जो ऑफिस वगैरह गाँवों में खोले, अपनी ब्रांच है वो गाँवों में खोले, किसानों के पास खोले, और ये सारा अपना लोन है ना, ज़्यादातर लोन का हिस्सा है वो किसानों को दे, ये काम करती है। अब ये PSL नॉर्म क्या होता है? अब हमें समझ में आ गया भाई, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका काम तो क्या है? इसका काम है कि गरीब जो किसान होते हैं, जो गरीब पुअर लोग होते हैं, गाँवों के लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, इनको लोन देना, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम होता है। तो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये काम है। तो ये PSL नॉर्म होते क्या है? ठीक है, ये PSL नॉर्म का मतलब क्या होता है? अब दूसरा पेज लेके हम समझते हैं कि PSL का मतलब क्या होता है। PSL का पाकिस्तान सर्विस लीग या पाकिस्तान सुपर लीग, ये मतलब होता है। PSL का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग। क्या सही है? नहीं है सही। PSL का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। PSL का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी, यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रायोरिटी। दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? सेक्टर। तीसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? तीसरा वर्ड है यहाँ पे लैंडिंग। मतलब प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज को आप प्राथमिकता दे रहे हो। सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया। और लैंडिंग का मतलब होता है लोन देना। लैंडिंग का मतलब होता है लोन देना, मतलब आप किसी सेक्टर को किसी सेक्टर में लोन देने के लिए प्राथमिकता दे रहे हो। आपके सामने दो दोस्त हैं, एक दोस्त को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरे दोस्त को कम प्रायोरिटी दे रहे हो,
तो जिस दोस्त को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो मतलब आप उस पर फोकस कर रहे हो, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही, उसके लिए आप ज़्यादा लॉयल हो। दूसरे दोस्त के प्रति आप लॉयल नहीं हो। तो वैसे ही ये जो PSL होता है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब आप किसी एक सेक्टर के प्रति, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र या किसी एरिया, एक एरिया के प्रति आप ज़्यादा लॉयल हो, ज़्यादा उसको प्राथमिकता दे रहे हो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सिंपल भाषा में अगर मतलब समझे तो आप किसी एक एरिया पर, किसी एक क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उसको ज़्यादा टारगेट कर रहे हो, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ये इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है। 10-15 दोस्त है, उसमें से किसी एक दोस्त पर आप ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हो। तो अभी इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि किसी सेक्टर पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आप किस सेक्टर पर दे रहे हो। PSL का मतलब हमें समझ में आ गया। PSL का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें आप किसी एक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, किसी एक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अभी किस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्या काम कर रहे हो, इसके बारे में बताते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी पासवान जी, ठीक है। तो उस क्षेत्र पे अब क्या इसमें बात की जा रही है। PSL का मतलब समझ में आ गया। PSL का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। तो PSL में किस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमने अभी बात की कि PSL में एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो किस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो PSL में जो किसान है, मजदूर है, ठीक है। एक होता है छोटे बिजनेस। छोटे बिजनेस का मतलब क्या होता है, छोटे बिजनेस जो बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, मतलब वो MSME के रूप में काम कर रहा है। MSME का मतलब क्या होता है, MSME मतलब छोटे जो उद्योग होते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, उसे MSME कहा जाता है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको RBI एक टारगेट देती है कि भाई आप है ना इस PSL नॉर्म को फुलफिल करो। PSL नॉर्म क्या होता है, PSL नॉर्म होता है कि आप है ना इन सेक्टर पे किसानों को लोन दो, मजदूरों को लोन दो, ये जो MSMEs होती है इनको लोन दो, एजुकेशन के लिए लोन दो, साथ ही साथ में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको लोन दो, साथ ही साथ में छोटे घर होते हैं, छोटे किसी किसान को घर बनाना है तो उसके लिए लोन दो, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दो, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए लोन दो। मतलब क्या है इसका, मतलब सिंपल ये है कि RBI है वो किसको बोलती है, RBI बोलती है स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि आपके ऊपर एक कैटेगरी रख रहे हैं, आपके ऊपर हम एक कैटेगरी रख रहे हैं। कैटेगरी क्या रख रहे हैं, इसका मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कैटेगरी का नाम क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके तहत आप गरीब लोगों को लोन दोगे, मजदूरों को लोन दोगे, ठीक है, MSMEs को लोन दोगे, आवास के लिए लोन दोगे, ये सारे लोन दिए जाएंगे। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। मान लो आपके पिताजी आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके पिताजी कि भाई तू एक काम कर, तू बाकी सारी चीज़ों को छोड़, तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, ठीक है, या तू छोटा कोई धंधा कर ले उस पर तेरा ध्यान होना चाहिए, या तू खेती कर ले इस पर ध्यान दे। आपके पिताजी ने आपको बोला कि तू इन 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे, बाकी फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दे। तो वैसे ही RBI ने बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तू एजुकेशन में लोन दे, तू छोटे धंधों को लोन दे दे, तू एग्रीकल्चर में लोन दे दे, तू घरों के लिए लोन दे दे, ये सारे लोन दे, तू फालतू बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देने की तेरे को आवश्यकता नहीं है। उनको लोन देने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि उद्योगपतियों को तो लोन है वो वैसे ही मिल जाता है, बड़ी बैंक होती है ना उनसे लोन वैसे ही मिल जाता है। तो तू तो गरीब किसानों वगैरह को लोन दे। अब ये RBI है वो इनको फोकस करती, इनको कहती भाई तेरे को ये काम करना होगा। किनको ये काम करना होगा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये काम करना होगा। ऐसा इन पे एक टारगेट लगा दिया, भाई तेरे को इन्हीं लोगों को लोन देना होगा। अब इसके लिए नियम क्या है वो जान लेते हैं, इसके लिए नियम क्या है वो जान लेते हैं। तो इसके लिए 2 प्रकार के नियम है, एक तो है पुराने नियम, एक है नए नियम। तो पुराने नियम क्या है, नए नियम क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पुराने नियम थे वो जो थोड़े ज़्यादा कठोर थे, पुराने जो नियम थे वो थोड़े टफ थे, थोड़े कठोर थे। नए नियम है वो थोड़े इजी है, थोड़े रिलैक्स है। तो पहले बात कर लेते हैं पुराने नियमों की। पुराने नियमों में बात की गई थी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 75% है, 75% है वो PSL में देना होगा, 75% है वो PSL में देना होगा। कैसे, एग्जाम्पल से देखो, आसान भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके पास में 100 रुपये पड़े हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में 100 रुपये पड़े हैं, ठीक है। और मान लो कि उसमें 100 में से उसने
110 रुपये थे, 110 में से 10 रुपये तो क्या कर दिए इसने, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, किसी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट वगैरह में इसने इन्वेस्ट कर दिया। इसके पास में अब कितने बचे, 100 रुपये बचे हैं। 110 थे, 10 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिए या कुछ भी कर दिया। अब इसके पास में कितने बचे हैं, 8 बजे का टाइम, 8 बजे का, ठीक है। अब इसके पास में 100 रुपये बचे हैं। अब ये 100 रुपये में से क्या करेगा, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई कहती है कि भाई आप है ना 100 रुपये में से 75 रुपये है ना, 100 रुपये में से 75 रुपये किसको लोन में दोगे, 75 रुपये आप दोगे या तो किसानों को, फार्मर्स को लोन में दोगे, ठीक है, या फिर किसको दोगे, जो पुअर गरीब से होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको दोगे, या फिर किसको दोगे, स्कूल के लिए दे सकते हो आप, या एमएसएमई के लिए दे सकते हो। मतलब ये 5-6 सेक्टर होते हैं जो गरीब जनता से जुड़े। एमएसएमई जिसमें आ गया, गरीब किसान आ गया, मजदूर आ गया है, किसी को घर बनाना है, किसी गरीब किसान को घर बनाना है तो उसमें दे सकते हो। ये सारे कामों के लिए आप लोन दे सकते हो। कितना, 100 में से, इसके पास 100 रुपये थे, इसमें सिर्फ जो 75 रुपये हैं, हाँ शाम को होती है 8:30 बजे, दिन में होती है 1 बजे, सुबह 8 बजे, दिन में 1 बजे, शाम को 8:30 बजे, ठीक है। 100 में से 75 रुपये किसको लोन देना है, इन्हीं को देना है। 100 में से 75 रुपये है वो इन्हीं को देने हैं। आपके पापा ने क्या बोला था कि भाई तू या तो पढ़ ले, या फिर घर का काम कर, या तू कोई छोटा मोटा धंधा कर, ये काम करना है। तो सेम आपको एक और काम बोल दिया कि आपको 100 रुपये देता हूँ मैं, आपके पिताजी ने आपको बोला मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आप क्या करोगे, या तो स्कूल में पढ़ लो जाके, आपके पास में ये 75 रुपये है, 75 रुपये से में आप स्कूल में पढ़ सकते हो, खेती कर सकते हो, कोई छोटा धंधा कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो आरबीआई ने सेम तरीका इनको अपनाया है। आरबीआई ने बोला है भाई 75 रुपये से तेरे को यही काम करना है। अगर तेरे पास 100 रुपये है, उसमें से 75 रुपये का तू लोन देता है ना, 75 रुपये मतलब 75%, 100 में से 75% इन्हीं पर काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि तेरे पास 100 रुपये है, उसमें से तूने 50 रुपये है वो बड़ी बैंक को दे दिया, नहीं भाई, तेरे को 75 रुपीज़ है वो इन पर ही खर्च करने हैं, ये कहीं और खर्च नहीं होंगे। 100 में से 75 है वो इन्हीं पर खर्च करने हैं, ठीक है जी, इन्हीं पर खर्च करने। बाकी तेरे पास जो बचते हैं ना वो तू कहीं पर भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। 100 में से 75% है वो जो तेरे को बोला है उसी पे खर्च कर। बाकी तेरे पास जो 25 रुपये बचते हैं उसको तू कूड़े में डाल, जला, आग लगा, कुछ भी कर, हमें उससे मतलब नहीं है। 75 रुपीज़ है तो इन पर खर्च करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। क्या है, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि एक है आरबीआई केंद्रीय बैंक है, वो किसको बोल रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोल रही है। क्या बोल रही है कि तेरे पास एक नियम लगाते हैं, ये नियम क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नियम है। इस नियमों के अनुसार तेरे को 75% जो रुपए है ना, तेरे 100 रुपये है तो उसमें से 75 रुपये, या तेरे पास जितने भी रुपए हैं उसमें से 75 रुपये तेरे को कहाँ खर्च करने हैं, 75 रुपये करने हैं तेरे को गरीब किसानों पे, मजदूरों पे, इन पर ही खर्च करने हैं। इसके अलावा तू ये कहीं खर्च नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा तू ये कहीं खर्च नहीं कर सकता है। ये है पहला नियम। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। ये तो है पहला नियम, अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या है कि भाई तेरे पास कितने थे, 100 रुपये थे, 100 में से तेरे को बोला 75 रुपये तू कहाँ खर्च करेगा, ये करेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत गरीब किसानों वगैरह पे खर्च करेगा। इसमें से भी आरबीआई बोलती है कि तेरे पास अगर 75 बचे हैं, कितने बचे हैं, 75 बचे हैं, तो 75 में से भी 40%, 75 में से भी 40% तू कहाँ खर्च करेगा, वो तो फिक्स बता देते हैं हम। 75 में से भी देखो, पहले मैं बता देता हूँ, 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 75% कहाँ खर्च करने हैं, गरीब किसानों पर करने हैं, मजदूरों पे करने हैं, स्कूलों पे करने हैं, या फिर ये नवीनीकरणीय जो ऊर्जा होती है ना, सौर ऊर्जा वगैरह, यहाँ पे खर्च करने हैं, इन सब जगहों पे जाके करने हैं। कहाँ, 100 में से 75 रुपये खर्च करने। अब इस 75 में से भी 40 रुपये, ये जो 75 थे ना, इसमें से 40 रुपये ये तो केवल और केवल किसानों पर, केवल और केवल किसानों पर, केवल और केवल मजदूरों पर, केवल और केवल शिक्षा पर, इन पर ही खर्च करने हैं। तेरे पास 100 रुपये थे, 100 में से तो 75 तो कहाँ पे खर्च करने हैं, किसानों पे करने हैं, एमएसएमईज पर करने हैं, निर्यात पे करने हैं, ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं इन पे करने हैं। और इसमें से भी जो 40 रुपये है, इसमें से भी 40 रुपये है वो तो ओनली किसानों पर, ओनली मजदूरों पर, ओनली छोटी छोटी एमएसएमईज पर, ओनली आवास पर ही खर्च करने हैं। 100 में से 75 किसान, इस सारी चीज़ें आ गई, और उसमें से जो 40 है वो तो बिल्कुल फोकस्ड है, बिल्कुल एक जगह पर फोकस कर दिया भाई। 75 में से जो 40 रुपये वो तो यही करने, ये तीर जैसा मान लो,
ये तो ओनली इस जगह ही करने, ये ओनली इस जगह ही करने हैं, ऐसे मान लो। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? 100 रुपए थे, 75 रुपए हैं वो तेरे को जनरली करने हैं भाई, किसान कर ले, ये कर ले, बट जो 40 75 में से जो 40 है वो तो ओनली फोकस करके यही खर्च करने। 35 रुपए उसमें थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे मतलब 35 को थोड़ा तू और कहीं कर सकता है एडजस्ट, या तेरी कोई मन पसंदीदा एमएसएमई जो बड़ी एमएसएमई उस पर भी तो कर सकता है। मतलब 35 में इतना फोकस नहीं है, 40 पे तो तेरे को ध्यान देना है। इसमें से तो 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, 40 में से तो 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये तो फोकस्ड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है? डाउट थोड़ी है, समझ में आ रही है? फिर से एक बार इसको समेट लेता हूं एक जगह। क्या नियम थे पुराने नियम? पुराने ये नियम है कि 100 रुपए हैं इनके पास में, 100 में से 75 रुपीज है वो पीएसएल में खर्च करने, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बहुत सारे टारगेट है, गरीब बहुत सारी जगह जो छोटी छोटी जगह उन पर फोकस करना है, ठीक है। इसमें से थोड़े बहुत ये अपने हिसाब से कर सकता है। अब ये 75 में से 40 रुपए है वो ओनली सेंट्री के, इसमें से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करेगा, ओनली फोकस करके ही खर्च करेगा। बच्चे हुए 35 रुपए है ना, वो तो तू थोड़े बहुत करने तो इन पर ही है, मतलब ऐसा नहीं कि तू बड़ी अंबानी को जाके दे देगा भाई। तेरे पास 100 रुपए है, उसमें से 75 रुपए तो तेरे को खर्च करने, 40 रुपए तो किसानों पर ही खर्च करने, मजदूरों पर ही करने, घरों को ही खर्च करने, छोटी मोटी चीजों के लिए खर्च करने। 35 रुपए बचते हैं। अब 35 में भी तेरे को किसानों पर, इन छोटे मोटे चीजों पर करनी, पर हो सकता है थोड़ी कोई बड़ी एमएसएमई उस पर तू कर सकता है, ठीक है। कोई थोड़ा बड़ा उद्योग है उसको भी कर सकता है, बट ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू जाके अंबानी को लोन दे दे भाई, नहीं, अंबानी को तू लोन नहीं दे सकता है, अदानी को लोन नहीं दे सकता है। छोटे मोटे होते हैं, थोड़े लार्ज स्तर पे हो सकता है, उनको दे सकता है। तो ये होता है 75 और 40 का रूल है। 75 का रूल है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, और 40 का रूल है वो तो ओनली स्ट्रिक्ट है कि इनको ही देना है, अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो चांटा पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई आपको आपके चांटा भी मार सकती है। समझ में आई बात? प्रायोरिटी सेक्टर के पुराने नियम समझ में आए? पुराने नियम ये थे। नए नियम क्या है? अब आते हैं नए नियमों की ओर। नए नियम ये है कि पहले भाई तेरे को ये जो 75% थे, 75% थे, ये तेरे को पीएसएल पे खर्च करने थे, ये तेरे को पीएसएल पे खर्च करने थे। अब इसके पास में कि कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, किसी बड़ी कंपनियों को लोन देने के लिए ओनली 25 रुपये बचते हैं। आपके पास में 100 रुपये थे, मैंने बोल दिया भाई 75 रुपये तो आप मेरे को दे दो, 25 रुपये पीछे बचते हैं। तो आप क्या हो यार, 25 रुपये तो मैं किसी को लोन में देके कर भी क्या लूँगा, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि 25 रुपये दे के मैं पूरा खर्चा कैसे चलाऊँ। तो मेरे को लगा यार आप बात तो सही कर रहे हो, 100 रुपये लेके आए थे, 75 रुपये तो मैंने ले लिए, 25 रुपये बचे हैं। अब आप 25 रुपये किसी को लोन दोगे, बदले में क्या ही मिल जाएगा, कहाँ से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरी बैंक तो चलेगी ही नहीं। मतलब ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके 75% तो आरबीआई ने बोल दिया है कि आप भाई पीएसएल के तहत गरीब किसानों वगैरह को दे दो। अब किसान वगैरह ब्याज भी इतना ही दे पाते हैं, तो उनको फायदा इतना वैसे भी होता है। अब इनके पास में ओनली 25 रुपये बचे हैं, जो बड़ी कंपनियों को दे सकता है या कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो इनका धंधा पानी सही से चल नहीं रहा था, ये लोग हैं वो परेशान थे, इनका धंधा पानी सही से चल नहीं रहा। तो आरबीआई को दया आ जाती है। अब आरबीआई बोलती है भाई तेरे पे मैं दया कर देता हूँ। क्या दया करनी है? ये जो 75 रुपये का टारगेट था इसे कम करके मैं 60 कर देती हूँ। आरबीआई ने बोला था तेरे पे बहुत बर्डन था, पहले तेरे को 75 रुपीज वहां पे खर्च करने थे, अब तू छोड़ 75% नहीं, तू 40 रुपये है ना, 40 रुपये पीएसएल में खर्च कर। 60 रुपये है वो, 60 रुपये तू पीएसएल पे खर्च कर, बाकी तेरे पास जो 40 बचते हैं उसको तू कहीं भी उड़ा, मेरे को मस्त नहीं है। पहले मेरे पास थे, पहले आपके पास में 100 रुपये थे, 100 में से मैंने आपको बोला तू 75 रुपये मेरे को दे दे, 25 रुपये खर्च कर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, भाई तू एक काम कर, आप है ना मेरे को 60 दे दो, 40 आप उड़ाओ, तो आप खुश हो जाओगे। हाँ मेरे पास तो मजे हैं यार, पहले मेरे पास जहाँ 25 रुपये बच रहे थे, अब मेरे पास में 40 रुपये बच रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, और ज़्यादा मजे कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया है, इसने थोड़ी शांति बरत दी है। आरबीआई ने क्या बोला, थोड़े नियमों को रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स क्यों किया? ताकि है ना बैंक है वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है वो कहीं और लोन दे सके, वो अपने टारगेट अचीव कर सके, थोड़ा सर्वाइवल कर सके, नहीं तो ऐसे तो डूब के मर जाती, सर्वाइव भी नहीं होता। इस वजह से ये नियम है थोड़े कम किए हैं। अब देखो फिर से एक बार आ जाओ इस पॉइंट पे, क्या था 75% था, पहले 75% था, इसमें से 40% है वो टारगेट वाले थे, 40% है वो टारगेट वाले थे, 35% है वो कहीं इधर उधर कर सकते थे। 100 रुपये में से 75 रुपये का तो पीएसएल में जाना है, 40 रुपये फोकस थे, 40 रुपये ओनली किसानों वगैरह पे थे,
₹35 जो बचते हैं वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। अब कितना कर दिया है, अब ₹60 कर दिया है। ₹60 में से भी 40 है वो ओनली किसानों वगैरह पे जाएंगे। 60 में भी 40 रुपए तो वो तो ओनली किसानों पे जाएंगे। अब जो 20 रुपए बचते हैं वो इधर उधर कर सकते हैं। 20 रुपए बचे वो इधर उधर कर सकते हैं। सिंपल तरीके से नियम समझ में आए कि नहीं आए? डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। पीएसएल के नॉर्म है, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी नॉर्म से रिलेटेड। नॉर्म से रिलेटेड यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी एडजस्टेड नेट, यहाँ पे क्या लिखा है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये क्या होता है? यहाँ पे वर्ड लिखा है ANBC। ANBC का मतलब क्या होता है? ANBC का मतलब होता है कि बैंक, कोई भी बैंक होती है, उसे अपना खर्चा चलाने के लिए, जैसे कि बैंक चल रही, उसका लाइट बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उसको कुछ पैसे हैं वो कहीं रखने होंगे, ठीक है, सैलरी वगैरह देने की, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे भी तो पूरे करने हैं। तो आरबीआई बोलता है कि भाई आप अपने खर्चों को हटा दो। जैसे आपके पास में 120 रुपये हैं, 120 में से 20 रुपये तो आपके खर्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग खर्चे हैं, आपके पास में केवल 100 रुपये बचते हैं, आपके पास में केवल 100 रुपये बचते हैं। तो आरबीआई इस 100 रुपये पर टारगेट करती है। मतलब भी आपके जो खर्चे वगैरह होते हैं, आपके जो भी बैंक के लाइट बिल वगैरह, सैलरी वगैरह, जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है, इसमें CRR काउंट नहीं किया जाता है। इसमें एक वर्ड याद रखना, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगी, यूपीएससी ऐसे पूछेगी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत हाँ मैं आगे समझा रहा हूँ, ठीक है, आगे समझा रहा हूँ। इस आरबीआई ये बोलती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लोन किसी को दे रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो किसी को लोन दे रही है, तो लोन के तहत ये जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, क्या ये कितने प्रतिशत तक होता है? क्या इसमें CRR और SRR काउंट किए जाते हैं? इसमें CRR और SRR इसमें काउंट किए जाते हैं? तो जी हाँ, इसमें CRR और SRR काउंट नहीं किए जाते हैं। अब ये CRR और SRR क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये काउंट नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। CRR और SLR जो होते हैं, SLR जो होते हैं वो काउंट नहीं की जाती, इस चीज़ को याद रखना। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये चीज़ काउंट नहीं की जाती, इसको याद रखना, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगी। तो पहले का नियम ये था 75% आपको रखने हैं, 40% है वो केवल इन पे खर्च करने हैं, 35% है उसको आप इधर उधर कर सकते हो। नए नियम क्या है, 60 रुपये है उसको आप खर्च कर सकते हो। क्या 60 रुपये आपको टारगेट है, पहले 75 था, अब उसमें 60 कर दिया, 40 आप खर्च कर सकते हो, 20 रुपये इधर उधर कर सकते हो। ये नियम समझ में आ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये नियम समझ में आ गया आपको। अब आगे बात करते हैं, आगे चीज क्या है, ये है आगे यहां पर, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा? प्रभाव यही देखने को मिलेगा कि इससे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके पास में एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। पहले 35 रुपये बच रहे, 25 रुपये बच रहे थे, अब 40 बचेंगे। इसका मतलब है कि इनके पास में एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो वो और कहीं खर्च कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट होगा, तो वो अपना बैंक है वो आसानी से चला सकते हैं। तो इसमें बैंक को फायदा होगा, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको एक्स्ट्रा फायदा देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1970s में। 1970 का नहीं कह रहा हूँ, 1970s मतलब जो 70 का दशक था उसमें शुरू किया गया था इसको। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वंचित वर्ग होते हैं, जैसे कि किसान होते हैं, MSME जो होते हैं, छात्र होते हैं, इनको किफ़ायती रेट पर, किफ़ायती रेट मतलब इंटरेस्ट रेट क्या कम हो, ब्याज दर कम हो, तो कम ब्याज दर पर इनको लोन देना। जो भी वंचित वर्ग वगैरह होता है उसको कम ब्याज दर पर लोन देना, ये इसका टारगेट होता है। इसमें ABNC, हमने इसके बारे में बात की थी। ANBC क्या होता है? ANBC मतलब होता है कि सारे खर्चे हटा दो। ANBC क्या होता है? ANBC का मतलब होता है सारे खर्चे हटा दो, जितने भी खर्चे लगते हैं, सैलरी में जाते हैं, ये सारी चीज़ें हटा दो, इसको साइड में करके बाकी जितने पैसे बचते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें नेट बैंक क्रेडिट, अब ये नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? नेट बैंक क्रेडिट मतलब आपने कितना लोन है वो दिया है, कितना लोन आपको रिकवर हो चुका है, कितना ऐसा लोन है जो पूरी तरह से खत्म हो, मतलब जैसे आपने मेरे को 100 रुपये का लोन दिया, उसमें से मैंने 20 रुपये वापस कर दी, 80 रुपये मैंने दिए ही नहीं है, मतलब वो मेरा खत्म हो गया, तो वो नेट बैंक क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। बट इसमें देखो SLR को काउंट नहीं किया जाता है, गैर SLR को काउंट नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि ये SLR होता क्या है अब बात आती है ये SLR होता क्या है, CRR होता क्या है।
SLR का मतलब होता है स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR का मतलब होता है केस रिजर्व रेशियो। RBI बोलती है कि जितने भी बैंक है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे वो बड़े बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, इन सबको क्या करना होगा, अपने पैसों के, जैसे कि इनके पास में 100 रुपये पड़े हैं, उसमें से कुछ रुपए है वो किस में रखने होंगे, केस में रखने होंगे। कुछ रुपए है वो ओनली केस के फॉर्म में, जैसे इनके पास में 100 रुपये थे, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इनमें से 5 रुपये है, एग्जाम्पल के लिए इनमें से 5 रुपये है वो कहाँ रखने हैं, एक तो केस में रखने हैं, केस मतलब नकद में रखने हैं, कहाँ रखने हैं, RBI में रखने हैं। 100 में से 5 रुपये RBI के पास में जमा करवाने हैं। इसका RBI न तो इस बैंक को लोन दे, मतलब न तो ब्याज देगी, न इसका कोई फायदा होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, ओनली जाके रख देना है। फिर से बताता हूँ, आपके पास में 100 रुपये हैं, मैं बोलता हूँ भाई तू एक काम कर, उसमें से 5 रुपये तू मेरे को दे दे, इस 5 रुपये के बदले में ना तो मैं तेरे को कोई ब्याज दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। अब यहाँ पे 5 नहीं होते, यहाँ पे अरबों रुपए होते, करोड़ों रुपए होते हैं, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैटर करता है। बट RBI क्या बोलती है, 5 रुपये तू मेरे पास में रख दे, इसका ना तो तेरे को कोई फायदा मिलने वाला है, ना ब्याज नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो RBI ऐसा करती क्यों है, RBI ऐसा क्यों बोलती भाई तू 5 रुपये मेरे पास में रख, भविष्य में हो सकता है कभी बैंक है वो बैंकक्रप्ट हो जाए, मतलब नष्ट, बैंक है वो खत्म होने के कगार पे आ जाए, डूबने के कगार पे आ जाए। तो जब बैंक है वो डूबने के कगार पे आती है तो लोग है अपने पैसे बैंक से मांगने आएंगे। अब बैंक तो डूबने के कगार पे आएगी, बैंक के पास तो पैसे हैं नहीं, तो बैंक पैसे वापस कहाँ से देगी, तो RBI है जो ये 5 रुपये बचे थे ना, इसमें से वापस देगी जनता को। ये जो 5 रुपये अपने पास जमा करवाए थे, इसमें से जनता को वापस पैसे देगी। इस वजह से RBI है वो CRR के रूप में कुछ पैसे अपने पास में रखती है। CRR के रूप में, CRR एग्जैक्टली 3% होता है, ठीक है। अभी के पहले 4 था, अब 3 कर दिया इसको, तो 3%, 100 में से 3 रुपये है वो कौन अपने पास में रखवाता है, तो RBI है वो अपने पास में, किस रूप में, केस रुपये में, नगद के रूप में, नगद के रूप में रखवाती, ठीक है। याद रखना, पहले CRR के रूप में जो भी बैंक होती है उसको RBI के पास में नकद के रूप में, केस के रूप में पैसे रखने होते हैं। इसका ना तो कोई ब्याज मिलता है, ना कोई फायदा मिलता है, ये होता है CRR। उसके बाद में आता है SLR। SLR का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है स्ट्रक्चरी लिक्विडिटी। यहाँ पे एक वर्ड आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरल मतलब RBI कहती है कि जितने भी बैंक हैं, आप अपने हिस्से का कुछ पैसे हैं वो कहाँ रखो, आप अपने पास रखो, बट उसको किसके रूप में रखना है, या तो सोने के रूप में रखो, या डॉलर के रूप में रखो, या किसी ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रूप में रखो। लिक्विडिटी का मतलब है कि जैसे सोना है, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप सोना किसी को बेच के पैसे दे सकते हो, किसी सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह है उसको बेच के पैसे दे सकते हो, डॉलर को बेच के पैसे दे सकते हो। तो मतलब RBI कहती है कि भाई आप अपने हिस्से का कुछ पैसा है वो किसके रूप में रखो, लिक्विड फॉर्म में रखो। भविष्य में हो सकता है कभी दिक्कत वगैरह आ जाए, आपकी बैंक डूबने के लिए आए, तो मैं CRR से पैसे दे दूंगा, फिर भी अगर कम पड़े तो मैं आपके ये सोना वगैरह बेच के भी पैसे दे सकते हैं। तो RBI है वो बैंक को बोलती है आप एक तो CRR रखो, ठीक है, CRR 3% CRR रखो, वो केस के रूप में रखना, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ जो 18% है वो आपको SLR रखना होगा। SLR में थोड़ा बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, सोना है उसका भाव बढ़ गए तो आपको फायदा होगा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले ली आपने, मतलब शेयर बॉन्ड ले ली गवर्नमेंट की, तो उसकी अगर प्राइस बढ़ गई तो वो फायदा हो सकता है, तो SLR में फायदा हो सकता है। बट ब्याज है वो किसी का ना मिलता है, ना तो SLR का मिलता है ना CRR का मिलता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो CRR और SLR को काउंट नहीं करेगी। कैसे काउंट नहीं करेगी, मतलब वो किसी को लोन दे रही है ना, तो वो बोलेगी मेरे पास भाई 100 रुपये थे, उसमें से 4 रुपये तो 3 रुपये तो मैंने CRR में रख दिए, 18 रुपये मैंने SLR में रख दिए, तो ये भी मेरे पैसे कम करो। तो RBI कहते नहीं भाई ये तो आपको रखने ही पड़ेंगे, ये तो आपको झक मार के रखने पड़ेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये होता है CRR और SLR। आई थिंक आपको CRR और SLR का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आपको CRR और SLR का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक मिनट, नेटवर्क कैसे चला गया। नेटवर्क है ना, नेटवर्क है, ठीक है जी। एक मिनट जूम आउट कर देता हूँ यार, नेटवर्क कैसे चला गया। ओके, अब ये सारे सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत, ये सारे हैं, कृषि है, MSME है, निर्यात है, शिक्षा, ये सारे हैं, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना याद है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक
कब शुरुआत की गई थी इसकी? 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2014-15 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत इसको रजिस्टर करवाना होता है? कंपनी का जो अधिनियम होता है, कंपनी एक्ट 2013, इसके तहत इसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करता है। लाइसेंस कहाँ से लेना होता है? बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे लाइसेंस लेना होता है। कौन से अधिनियम के तहत रजिस्टर करवा रही है? कंपनी जो एक्ट है ना 2013 का, कंपनी एक्ट 2013 का है, इसके तहत आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है 1949 का, इसके तहत आप लाइसेंस लो। उद्देश्य क्या होता है? गरीबों को लोन दो, ये इसका उद्देश्य होता है। इस चीजों को याद रखना, इस चीजों को याद रखना। यूपीएससी है वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, इसको भूलना मत, इस चीजों को याद रखना, ठीक है, भूलोगे नहीं, कोशिश करना इसे याद रखने की, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल हमारा क्या है? अगला आर्टिकल है श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी के बारे में है। अभी चर्चा में क्यों है? अभी क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन पर डिस्कशन किया गया था, तो एक संवाद खड़ा हो जाता है, एक डिस्कशन खड़ी हो गई कि गुरु नारायण गुरु थे, उनके क्या विचार थे और गांधी जी के क्या विचार थे, इन दोनों के विचार है वो किस प्रकार से अलग है, क्या इनमें समानता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो अभी विषय क्या है, मतलब गुरु श्री, ये जो श्री नारायण गुरु है, ये क्या थे? ये केरल से बिलोंग करते थे, तो ये एक धर्म गुरु भी थे और इनका मेन टारगेट था धार्मिक सुधार करना। जो हमारे रिलीजन है ना, हिंदुइज्म, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें जो जातिवाद वगैरह चलता है, मूर्ति पूजा चलती है, साथ ही साथ में एक जाति के खिलाफ, जैसे कि उच्च वर्ग, मतलब ऐसी बात चलती है ना कि भाई आप निम्न जाति से आते हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप ऐसे मत लगना मैं ऐसे शब्द क्यों बोल रहा हूँ, मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे हिंदू धर्म में चलता है कि भाई आप निम्न जाति से आते हो, आप उच्च जाति से आते हो, छुआछूत देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों का श्री नारायण गुरु ने विरोध किया था। तो अब इनको लेके डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि नारायण गुरु के क्या विचार थे, गांधी जी के क्या विचार थे। तो अगर बात करें गांधी जी के विचारों की, तो गांधी जी का विचार क्या था? गांधी जी है ना, जो अहिंसा है, अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस को अगर आप, गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको भगवान के पास में जाना है या अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से मतलब है कि आप एक तो किसी को मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, ये तो है ही, आप किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचोगे। जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट हमें जैनिज्म में देखने को मिलता है ना, जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट हमें जैन धर्म में देखने को मिलता है। जैन धर्म में क्या कहा गया? जैन धर्म में कहा गया कि आप किसी के, आप अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करोगे। हिंसा नहीं करोगे का मतलब है कि आप किसी के प्रति बुरा सोचोगे भी नहीं। अगर मैं आपके प्रति बुरा सोच रहा हूँ, इसका मतलब है मैं हिंसा कर रहा हूँ, और अगर आप हिंसा कर रहे हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधी जी सेम बात करते थे। गांधी जी कहते थे कि आप हिंसा के बारे में किसी के प्रति सोचो तक नहीं। मारना तो दूर की बात है, हिंसा करना दूर की बात है, आप बुरा भी किसी के प्रति मत सोचो, आप किसी के बारे में बुरी बात करो ही मत। ऐसी हिंसा के पक्षधर थे गांधी जी। तो गांधी जी है वो अहिंसा को है वो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताते थे कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आप ये अहिंसा का फॉलो करो, और अगर आप अहिंसा को फॉलो करते हो मतलब आप आध्यात्मिक मूल से जुड़ जाते हो, हमारा जो आध्यात्म है उससे जुड़ जाते हो। फिर ये हिंसा की जो नकारात्मकता होती है उसके त्याग करने के बारे में बात करते हैं। हिंसा की नकारात्मकता का मतलब क्या है? ये बात करते हैं कि आप पूरी तरह से नेगेटिव बातों है उसको त्याग ही कर दो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक बातें करो। किसी भी प्रति के किसी भी के प्रति, कोई भी इंसान, उसके प्रति अगर आप में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो आप अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हो, तो आप में नेगेटिव विचार भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर गांधी जी का सत्य के बारे में क्या कहना था, करुणा के बारे में क्या कहना था? गांधी जी है वो सिंपल बात कहते थे कि भाई सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है कि आप सत्य और अहिंसा है वो टकराते, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आप सच बोलोगे तो आप अहिंसक हो जाओगे या आप हिंसक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जहां आवश्यकता होती है वहां आप सत्य बोलो, आप असत्य बोलो, पर अहिंसा का सहारा तो नहीं लेना है। एग्जैक्टली रूल को फॉलो करने के बारे में बात करें थे। एग्जैक्टली रूल का मतलब क्या होता है? मतलब है कि गांधी जी को देखो लगा था, आपने है ना लास्ट में देखा होगा कि जब भारत देश आज़ाद होने को था, गांधी जी ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी क्या कहते हैं कि आप अंग्रेजों का साथ दे दो, अंग्रेज हमारा साथ देंगे। तो अंग्रेजों का साथ दे दो मतलब आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो,
अंग्रेजों का साथ दे दो, वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ, मतलब आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो। तो गांधी जी वहां पे कहते हैं कि वो एक सत्य घटना थी, वहां पे हिंसा का सहारा लेना इसका मतलब यही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। तो गांधी जी का आपने कोट भी सुना होगा ना, गांधी जी कहते हैं कि हम यहाँ पे इस वजह से जा रहे हैं कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम है वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। तो अब आप है ना इस पे ऑफेंड मत हो जाना कि मैं गांधी जी के विरोध में कोई बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे है ना एक हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। मैं गांधी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक ये जो हिंसा या अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पर ये एक हिपोक्रेसी होती है। हिपोक्रेसी कैसी है कि एक ही तरफ आप कह रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई राइटर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। डबल स्टैंडर्ड कैसे कि आप एक तो कहते हो कि आप किसी के प्रति बुरा सोचो तक नहीं, ठीक है, आप ये कहते हो कि बुरा सोचो तक नहीं। दूसरी जगह आप कहते हो कि आप अंग्रेजों का साथ दो। साथ क्यों देना है? ताकि वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हो वहां पे उनका साथ दो। अगर वहां साथ दोगे इसका मतलब युद्ध होगा, युद्ध होगा मतलब किसी को मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा तो आप हिंसा का सहारा ले रहे हो। तो आप तो हिंसा तो वैसे बात नहीं कर रहे थे, आप हिंसा के नेगेटिव कॉन्सेप्ट को ही त्याग कर रहे थे, और आप यहाँ पे तो हिंसा का सहारा ले रहे हो। तो यहाँ पे है वो डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं हमें। साथ ही साथ में एक और बात की जाती है, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट देखी थी, भारत छोड़ो आंदोलन है, वहां पे भी हिंसा हो जाती है, बट गांधी जी वहां पे उस हिंसा को लेजिटिमेट ठहराते हैं, उस हिंसा को सही ठहराते हैं। जब गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको सही ठहराते हैं, तो चोरी चोरा में तो यही हुआ था ना, चोरा चोरी में भी तो यही इंसिडेंट हुआ था ना। चोरा चोरी क्या घटना थी, उसमें भी तो यही होता कि एक कुछ लोगों की भीड़ है वो पुलिस थाने को जाकर जला देती है, और गांधी जी है वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं थे? क्या ये डबल स्टैंडर्ड थे कि नहीं थे कि आप एक जगह कह रहे हो कि भाई ये तो लेजिटिमेट है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जरूरी था, इस वजह से लोगों ने हिंसा का सहारा लिया। दोबारा ही आप ये कह रहे हो कि चोरी चोरा जो घटना थी वो अहिंसा की वजह से, हिंसा की वजह से हमने वापस ले ली थी। एक जगह जहां हमारे भगत सिंह जी को शहीद किया जा रहा है तो वहां पर वो तो हिंसा ही होगी, उसके खिलाफ तो आप बात नहीं करें कि वो हिंसा क्यों हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये गांधी जी के डबल स्टैंडर्ड थे, गांधी जी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम चेंज करते थे। बट इसका मतलब यही नहीं कि ये पूरी तरह से सत्य भी है, इसका एक खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। खिलाफ आर्ग्यूमेंट ये है कि गांधी जी परिस्थितियों की बात करते थे कि अगर परिस्थितियां अनुकूल है तो वहां पर ऐसी परिस्थितियों में अगर आवाज उठा रहे हो, तो अगर आवाज उठा रहे हो, अगर विरोध कर रहे हो, अगर हथियार भी उठा रहे हो, तो वो विरोध नहीं होगा। गांधी जी कायरता के खिलाफ बात करते थे कि आप कायर नहीं हो, अहिंसक हो सकते हो, आप कायर नहीं हो। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। एक पक्ष में आर्ग्यूमेंट देते हैं कि गांधी जी कायरता के खिलाफ थे, कायरता की जगह वो हिंसा को चूज करना प्रायोरिटी मानते थे। मतलब आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, आपको न्यूट्रल ही देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं दे सकते हो। रियलिटी में आपको पता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर आप रियलिटी में बात करोगे कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, क्या ये गांधी जी के दोहरे स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो जी हाँ ये दोहरे स्टैंडर्ड है, ये आपको पता है। बट आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि गांधी जी है वो दोहरे स्टैंडर्ड है, आपको ये बैलेंस करना होगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आप एग्जैक्टली गांधी जी के खिलाफ नहीं जा सकते हो और ये आपको मानना ही होगा। तो आपको वहाँ पे बैलेंस करना होगा कि गांधी जी ने ऐसी बात कही थी, उसके लिए कुछ आपको लॉजिकल रीजन भी देने होंगे, और रीजन वो आपको खुद से ढूंढ के देखने पड़ेंगे। अलग अलग राइटर के द्वारा अलग अलग रीजन है वो दिए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नारायण गुरु के बारे में। तो इनका क्या कहना है? इनके थोड़े है ना सॉफ्ट विचार है, मतलब डबल स्टैंडर्ड कम देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांधी जी के खिलाफ हूँ इस वजह से ये सारी बातें बोल रहा हूँ, नहीं, ये बातें राइटर ने लिखी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या बात की जाती है, ये कहते हैं कि भाई हिंसा है वो किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी हिंसा है वो होनी ही नहीं चाहिए। गांधी जी की जैसी बात करते हैं, बट इनके गांधी जी से अलग क्या बात है, इनका कहना है कि आप है ना गांधी जी है वो अहिंसा, मतलब अहिंसा को है वो भगवान प्राप्ति का मार्ग मानते थे। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप अहिंसा को फॉलो करो। बट यहाँ पे ये बात ऐसे नहीं कर रहे हैं। श्री नारायण गुरु कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप ऐसा नहीं कि अहिंसा नहीं करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। आप करुणा भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। करुणा मतलब लोगों के प्रति आपको से प्रेम होना चाहिए, लोगों के प्रति आपको दया होनी चाहिए, इंसानियत की आप में भावना होनी चाहिए। ये सारे गुण होंगे तब भी आप है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बातें लिखी नहीं है, बट ये बातें आर्टिकल में यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं है, बट ये इनका लॉजिकल यही था, इनका कहना यही था। ठीक है, कुछ विचार इनके गांधी जी के खिलाफ भी थे। वो अहिंसा को एक्सट्रीम नहीं मानते थे, गांधी जी अहिंसा को एक्सट्रीम मानते थे, ये अहिंसा को एक्सट्रीम नहीं मानते थे। इनका है ना अहिंसा से जो स्टैंड था वो हर जगह सेम ही था, ऐसे नहीं कि ये डबल स्टैंडर्ड की बात करते थे। गांधी जी है वो हिंदू धर्म में सुधार की बात करते थे कि भाई जातिवाद है वो सुधार होना चाहिए,
बट गांधी जी है ना, वो जातिवाद को कुछ हद तक मानते भी थे, बिलीव भी करते थे। ये बात रियल है, गांधी जी है वो जातिवाद में बिलीव कर रहे थे, गांधी जी है वो वर्ण व्यवस्था में बिलीव कर रहे थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था है वो आवश्यक है। गांधी जी हिंदू धर्म में सुधार की बात करते थे, तो वो कहते थे कि आप हिंदू धर्म में रह के ही हिंदुज्म में सुधार करो। बट यहाँ पे जो श्री नारायण गुरु थे ना, वो बात करते थे कि भाई कि हिंदू धर्म में जो जातिवाद है वो नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना है वो नहीं होनी चाहिए, हिंदू धर्म में सुधार है वो बाहर से कर सकते हैं, हम जाके बाहर से हिंदू धर्म में सुधार कर सकते हैं, इससे दबाव बना सकते हैं। गांधी जी इसके खिलाफ उल्टे ही थे। गांधी जी का कहना था कि हिंदू धर्म में सुधार है वो बाहर से नहीं किए जा सकते हैं, जातिवाद है वो उसमें जो छुआछूत की भावना है वो कम होनी चाहिए, बट जातिवाद तो होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था वो होनी चाहिए। ये दोनों के थोड़े अलग व्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करें इनके बारे में, श्री नारायण गुरु के बारे में, तो आज के टाइम में भी रेलेवेंट कैसे हैं? रेलेवेंट ऐसे हैं कि उन्होंने जातिवाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो जो आज भी है उस पर आप फोकस कर सकते हो। फिर बात इन्होंने की थी कि एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है, तो जातिगत जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। व्योमकेश सत्याग्रह के बारे में बात की थी, जहाँ पर इन्होंने दलितों की मंदिर प्रवेश पर इन्होंने सपोर्ट किया था। दलित है उनके मंदिर सपोर्ट के इन्होंने पक्ष में बात की थी, भाई दलितों को मंदिर में आना जरूरी है। ठीक है, धार्मिक समरसता के बारे में बात की थी, यानी कि ये बात करते हैं कि सभी धर्म है वो समान है, सभी धर्मों के प्रति समान होना चाहिए, आपके आदर होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो धार्मिक समरसता के बारे में इन्होंने बात की थी। तो ये इनके कुछ व्यूज है। इनके जन्म के बारे में बात करें तो 1856 में 1856 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1928 में हुई थी। कार्य क्या थे? संत थे, कवि थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। कृतियाँ कौन सी थी? इनकी ये 2 कृतियाँ दे रखी है, याद रही तो कर लेना, नहीं रही है तो गोली मारो, बाकी ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था श्री नारायण गुरु के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है एस्टिमेटेड कमेटी के बारे में। एस्टिमेट कमेटी, पार्लियामेंट में अलग अलग कमेटीज बनती हैं, तो कमेटी में से एक कमेटी है एस्टिमेट कमेटी। लास्ट वाले दोनों आर्टिकल क्लियर हो चुके ना? हाँ, लास्ट वाले दोनों आर्टिकल क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एस्टिमेट कमेटी के बारे में। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो पार्लियामेंट में अलग अलग समितिज होती है, पार्लियामेंट में अलग अलग कमेटी होती है, उन कमेटी में से एक है एस्टिमेट कमेटी। अब ये एस्टिमेट कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये सारे फैक्ट याद रख लेना, ये सारे यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं, इनको प्लीज़ याद रख लेना, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी इस फैक्ट को याद रख लेना, बीसीएस में भी पूछा जाएगा और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बात करें एस्टिमेट कमेटी की, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर है इसमें? इसमें 30 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं। ये जो 300 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? ये 300 के 300 लोकसभा से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी की 30 सदस्य होते हैं, वो 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर है वो नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखना। इससे 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर नहीं होता है, राज्यसभा से इसमें मेंबर कोई भी नहीं होता है। मंत्री की क्या एलिजिबिलिटी होती है? इसका मतलब है कि मंत्री है वो इसका सदस्य नहीं बन सकता है। कोई भी मंत्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री हो, या फिर विदेश मंत्री, कोई भी मंत्री हो, मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये सारे फैक्ट रटने वाले हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टार लगा दो और रट लो इन सबको। स्थापना 1950 में। इसमें समझाने लायक कोई बात है नहीं। सदस्य 30 हो सकते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होते हैं, मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जितने भी इसके सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। एस्टिमेट कमेटी 1950, 30 सदस्य, राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता है, केवल लोकसभा से ही मेंबर होते हैं। मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कार्य क्या करता है? इसका कार्य होता है अनुमान लगाना। किसका? एस्टिमेट कमेटी होती क्या है और उसका काम क्या है, यही अभी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। एस्टिमेट कमेटी होती क्या, यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एस्टिमेट कमेटी होती है अनुमान लगाती है। किसके बारे में अनुमान लगाती है? कि बजट है ना, बजट है उसमें जो खर्चे किए जाते हैं तो उस खर्चे की समीक्षा करती है। बजट में जो प्रस्तावित खर्चा होता है उस खर्चे की समीक्षा करती है। जैसे कि 100 रुपये बजट होता है, पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने बोला कि आपका बजट है वो 100 रुपये।
अभी 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्च किए गए हैं, किस प्रकार से खर्च किए गए हैं, कैसे खर्च किए गए हैं, इन सब के बारे में अनुमान लगाती है, उसकी समीक्षा करने का काम करती है। अगर बजट में जो खर्चा है वो सही नहीं किया है तो ये है वो उसके खिलाफ बात भी कर सकती है। तो बजट की समीक्षा करती है। दूसरा क्या है, संभावित बचत की तलाश करती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का बजट था आपका और गवर्नमेंट बोलेगी 100 रुपये खर्च कर हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये एस्टिमेट कमेटी बोलती है कि भाई 100 रुपये नहीं, 10 रुपये आप यहाँ पे बचा सकते हो, 10 रुपये आप यहाँ बचा सकते हो। तो ये संभावित खर्चे को कम करने के बारे में भी बता सकती है। मतलब है ना, ये अलग अलग समय पे रिकमेंडेशन देती है। जैसे कि इसने एक बार कहा था कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा कंपनीज वगैरह पीएसयू वगैरह होते हैं, इस पर खर्चा ज़्यादा होता है तो इसका खर्चा कम करो, फालतू की चीज़ें उनको हटा दो। ये बात भी इसके द्वारा की गई थी। फिर वैकल्पिक नीतियाँ सुझाना, मतलब ऐसी नीतियों के बारे में बताना जो भाई जैसे कि कोई जगह है वहाँ पे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो ये क्या बोलेगी, नहीं इस नीति पे 100 रुपये खर्च मत करो, यहाँ पे आप 10 रुपये खर्च करो, या फिर ये जो पॉलिसी गलत है इसे बंद कर दो, कोई ऐसी स्कीम होती है वो फालतू होती है इसको बंद कर दो। तो इसके बारे में भी ये बात करती है। फिर बजट के बारे में सुझाव देना, क्या सुझाव देती है, ये बताती है कि किस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में एस्टिमेट कमेटी है वो बताती है। ये एस्टिमेट कमेटी है, लोकसभा के मेंबर होते हैं, स्थापना 1950 में होती है। ये सारे यहाँ पे किसके काम है, पर ये काम ज़्यादा ध्यान दो ना दो, ये सारी बातें याद रखना। थोड़ा बहुत काम के बारे में आइडिया होना चाहिए। अनुमान लगाता है, अनुमान किसके बारे में, बजट के बारे में, खर्चे के बारे में। बस इतना भी याद रखोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर काम से पूछता है तो क्या याद रखोगे, क्या काम होता है, कैसे काम करती है, बजट के बारे में समीक्षा देती है, ये थोड़ा बहुत पॉइंट याद रखोगे तो ये आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अनुशंसा क्या होती है, केवल लोकसभा को प्रस्तुत करती है। इसकी जो भी रिकमेंडेशन होती है, जो भी सिफारिशें होती है, केवल लोकसभा को प्रस्तुत की जाती है। IMP स्टार लगा दो। यूपीएससी एज इट इज लाइन पूछेगी, यूपीएससी एज इट इज लाइन पूछेगी। क्या लाइन पूछेगी कि ये जो एस्टिमेट कमेटी होती है, क्या केवल अपनी जो रिकमेंडेशन होती है, क्या अपनी रिकमेंडेशन केवल लोकसभा को प्रस्तुत करती है। VKR, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, क्या ये अपनी रिकमेंडेशन केवल लोकसभा को प्रस्तुत करती है या लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। तो यहाँ पे केवल लोकसभा को लाइन याद करना, केवल लोकसभा को प्रस्तुत करती है। इस पे स्टार लगा दो, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। केवल लोकसभा को प्रस्तुत करती है, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, संबंधित मंत्रालय को 6 माह के भीतर या जब समिति कहे उस पर कार्य करना होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो समिति है ये किसी मंत्रालय को बोलती है कि भाई आपने जो बजट बताया है इसके अकॉर्डिंग आपको ये कार्य करना और इसके टाइम तक करना होगा। तो वो कार्य है वो 6 महीने के भीतर, मैक्सिमम टाइम है वो 6 महीने का है। इससे कम टाइम भी है वो समिति बता सकती है। कोई भी मिनिस्ट्री है उसको जो भी कार्य सौंपा गया है इस कमेटी के द्वारा वो आपको 6 महीने के भीतर करना ही होगा। ठीक है, और भी कमेटी जो भी है जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लक्ष्मीकांत से जाके इसको पढ़ लो। क्या काम करती है, ये क्या की समीक्षा करती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके बारे में पढ़ लो। इसमें मेंबर कितने होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में से 15 लोकसभा में से है, 7 राज्यसभा में से है, टोटल कितने हैं 22 है। ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है, इसको पढ़ लो, बहुत काम की है। क्या काम करती है, कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, सरकार को जो भी कार्य होते हैं उसको मंजूरी देती है। तो इस रिपोर्ट को भी देख लो, इस कमेटी को भी देख लो। फिर कौन सी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसको भी जाके देख लो। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी लक्ष्मीकांत में से मिल जाएगी। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा में से, 7 राज्यसभा में से। ये नंबर भी याद रखना, कितने मेंबर है ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में से कितने होते हैं, राज्यसभा में से कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए। छोटी छोटी डिटेल है ये भी पता होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत में लिखा है, इनके बारे में देख लेना। फिर एक कमेटी होती है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, तो उसके बारे में भी लक्ष्मीकांत में से देख लेना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है संशोधित भारत नेट कार्यक्रम। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम, अमेंडमेंट भारत नेट प्रोग्राम। क्या है ये, गुजरात है वो पहला राज्य बन गया है, वो अमेंडमेंट भारत नेट कार्यक्रम को लागू कर चुका है, संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को लागू कर चुका है। क्या है ये कार्यक्रम, क्या किया है गुजरात ने, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत नेट प्रोग्राम क्या था, भारत सरकार चाहती है कि लास्ट माइल मतलब जो पिछड़े हुए गांव है, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, इसमें पिछड़े हुए गांव है, बहुत पिछड़े हुए गांव, नॉर्थ ईस्ट के गांव है, हमारे राजस्थान में भी कहीं ऐसे पिछड़े गांव हैं, हर राज्य में कहीं पिछड़े गांव होंगे,
वहां तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करना। पिछड़े से पिछड़े गांवों में लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का टारगेट था। अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम भारत नेट प्रोजेक्ट लेके आएंगे। अब इस भारत नेट प्रोजेक्ट में होगा क्या, तो इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा कि गवर्नमेंट है ना वो क्या करेगी, ब्रॉडबैंड लगाएगी। क्या लगाएगी, ब्रॉडबैंड लगाएगी। और ये जो ब्रॉडबैंड है इसके माध्यम से पूरे भारत के जो लास्ट तक गांव है वहां तक इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये देखो यहाँ पे यही बात की गई कि भारत नेट इसका मूल उद्देश्य क्या है। ये 2011 में शुरू की गई थी। इसका काम था कि पूरे भारत में लास्ट गांव तक फाइबर ऑप्टिकल जो ब्रॉडबैंड होते हैं उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, पूरे देश में इस कनेक्टिविटी से जोड़ना है। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि पूरे भारत को इंटरनेट कनेक्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी यहाँ पे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। अब ये जो है ना BBNL, इसका है वो BSNL के अंतर्गत विलय कर दिया है। तो अब क्या कौन काम करेगी, तो अब जो काम की करेगी नोडल एजेंसी का वो BSNL करेगी। पहले BBNL था, BBNL को अब बंद कर दिया है, अब ये काम है वो BSNL के द्वारा किया जाएगा। शुरुआत कब की गई थी, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात समझ में आ गई। भारत नेट कार्यक्रम के बारे में बात करें, लास्ट गांवों तक इंटरनेट कनेक्शन देना है ब्रॉडबैंड के माध्यम से, इसके लिए सारा तामझाम किया जा रहा है। BSNL है वो इसकी नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि जो मुख्य सिर्फ टॉप पर बैठी हुई एजेंसी जो सब कुछ रेगुलेट करेगी वो कौन होगी, तो वो BSNL होगी। तो यही बात इसमें की गई है। अमेंडमेंट प्रोग्राम क्या है, पहला 2011 में आ गया था बट वो सक्सेस हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में 2023 में इसको फिर से लाया गया था, अमेंडमेंट करके 2023 में फिर से लाया गया था। क्या काम किया गया, यही सारी चीजें काम की गई। इतना इसको ध्यान में मत, तो थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। बाद में इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें की गई है, इतनी टेक्निकल बातें हमारे काम की है नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या मॉडल है, किस तरीके से काम करेगा, ये हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नव्या इनिशिएटिव के बारे में, नव्या पहल के बारे में, नव्या इनिशिएटिव के बारे में। क्या है ये नव्या इनिशिएटिव, नव्या इनिशिएटिव है 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती है, बच्चियां होती हैं, 16 से 18 वर्ष की जो किशोर लड़कियां होती है, युवतियां होती हैं, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब होता है उनको ट्रेनिंग देना। कैसी ट्रेनिंग देना, जिससे वो कोई काम कर सके। 16 से 18 वर्ष की जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे कोई व्यवसाय कर सके, जिसने कोई बिजनेस कर सके, जिससे वो कोई काम कर सके। नव्या पहल के अंतर्गत यही काम किया जाएगा। डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा, नव्या पहल है वो किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको लाइन को रट लो, इस लाइन को रट लो, भूलना मत। 16 से 18 वर्ष की बच्चियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। इस लाइन को एज इट इज रट लो, ठीक है, एज इट इज रट लो, याद रहेगा। ये कौन से मंत्रालय की पहल है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है, या कौन सी मिनिस्ट्री की ये पहल है। सागर जी नमस्ते, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री की पहल है। तो यहाँ पे दो मंत्रालय आते हैं, कौन से, एक आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पहली मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, पहली मिनिस्ट्री ये है। दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये आगे वाली चीजें याद मत रखो तो चलेगा, ये दोनों जरूर याद रखना, ये दोनों जरूर याद रखना। नव्या स्कीम है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है, कौन से मंत्रालय की स्कीम है ये, तो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इन दोनों की संयुक्त पहल है, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। याद रखने की कोशिश करना, भूलना मत। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। समझाने लायक कुछ नहीं था, रटने वाली बात है, ठीक है। उद्देश्य हमें पता है, 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग क्या देना, कौशल देना, ताकि वो जाके काम कर सके। बस इतना ही याद रखना, और कुछ झंझटमारी आपको करना नहीं, कितने राज्यों में किया, कितने जिलों में किया, काम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल, नेक्स्ट है ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी, आर्टिकल क्या, ब्लैक मास। यहां पे क्या लिखा है, ब्लैक मास लिखा है। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी क्या होती है,
ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक मास होता क्या है, ब्लैक मास किसे कहा जाता है। तो ब्लैक मास क्या होता है, आपने फोन वगैरह यूज किया होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है बैटरीज, फोन में क्या होती है, बैटरीज होती है। ये जो फोन में बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी होती है, ये जो बैटरी होती है खराब जब हो जाती है ना, तो इस पर क्या जम जाता है, इस पर बैटरियों पे आयन वगैरह जम जाता है। जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है जो फोन में होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है, ये जब खराब होती है तो इस पर कुछ चीज़ें जमा होती हैं। अब ये जो ब्लैक मास होता है वो उसी जमा को कहा जाता है, इसमें कुछ काम की चीज़ें होती है। जो बैटरी खराब हो जाती है, लिथियम आयन बैटरी, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, एक बार आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये फ़ोन की बैटरी है, अब ये खराब होगी, जब खराब होगी तो भी इसमें कुछ चीज़ें तो काम की होगी, बैटरी तो खराब हो गई परंतु इसमें कुछ चीज़ें अभी भी काम की है। ये जो काम की चीज़ें है ना, इसे कहा जाता है ब्लैक मास। जो भी बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, उसमें काम की चीज़ें फिर भी बच जाती है, खराब होने के बाद में भी कुछ चीज़ें काम की होती है, इसे कहा जाता है ब्लैक मास। अब ये जो ब्लैक मास होता है, इसे प्राप्त करने की जो तकनीकी है, इसे कहा जाता है ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। बैटरी खराब हो जाती है, खराब बैटरी में से कुछ चीज़ें काम की होती है, उस काम की चीज़ों में से निकालने की, उस काम की चीज़ों को निकालने की जो तकनीकी होती है, उसे कहा जाता है ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। लाइन याद रहेगी, लाइन यहाँ पे याद रहेगी, यही लाइन लिखी है। ब्लैक मास एक गाढ़ा पाउडर जैसा पदार्थ होता है जो पुरानी लिथियम आयन बैटरियों में से निकलता है। एक पाउडर होता है जो बैटरियों में से निकलता है, ये बहुत काम का होता है। अब इसमें से कौन कौन सी धातुएं हो सकती है, इसमें लिथियम हो सकती है, इसमें कोबाल्ट हो सकती है, इसमें निकेल हो सकती है, इसमें मैग्नीज हो सकती है, इसमें ग्रेफाइट हो सकती है। बैटरी जब बेकार हो जाती है तो इसमें पाउडर होता है और इस पाउडर में ये सारी धातुएं होती है और ये सारी धातुएं बहुत काम की है। इस धातुओं को निकालने की जो तकनीकी है उसे ब्लैक मास कहा जाता है। याद रखना, प्लीज याद रखना, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, प्लीज याद रखने की कोशिश करना। ब्लैक मास क्या होता है, ब्लैक मास, ब्लैक मास याद रखना कि ब्लैक मास एक पाउडर है। कहाँ से निकाला जा रहा है, बैटरियों में से निकाला जा रहा है। और बैटरियों में जो ब्लैक मास होता है, जो काला पाउडर होता है, उसमें कुछ धातुएं होती है। ये जो धातु है उनको निकालने की जो तकनीकी है उसे ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो बहुत काम की है। ओके, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्रिटिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स। ये इंडेक्स है वो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? हेलो एनीवन, कैन मी, एक बार रेस्पॉन्स करो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? प्लीज रेस्पॉन्ड। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? तो ठीक है, ये जो आर्टिकल है ना, इसको मत पढ़ो, ये जो आर्टिकल इसे मत पढ़ो, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये जो आर्टिकल इसे मत पढ़ो, इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है तो मैंने ये आर्टिकल क्यों दिया है? इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ना ही नहीं है तो मैंने ये आर्टिकल दिया क्यों है? मैंने इस वजह से दिया है कि आप जब करंट अफेयर खुद भी पढ़ते होंगे, कुछ लोग हैं वो पहली बार जुड़े हैं और घर जाके खुद भी आर्टिकल पढ़ते होंगे, तो घर जाके खुद जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आपको शायद ये लाइन दिख नहीं रही होगी, बट यहाँ पे लाइन लिखी है क्रिटिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये इसमें लिखा हुआ है। क्रिटिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स के बारे में बात की गई है। एक इंडेक्स है उसके बारे में बात की गई है, एक जो इंडेक्स है इसके बारे में बात की गई है। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? हार्वर्ड कैनली स्टेट जो स्कूल है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब इसको क्यों नहीं पढ़ना है? इसको इसलिए पढ़ना नहीं है कि साल में 365 दिन होते हैं, डेली 2 इंडेक्स रिलीज होते हैं, नहीं तो एक तो पक्का है, तो एक साल में 1000 इंडेक्स है वो रिलीज होते हैं। अब ये जो है ना, इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है कि क्या ये आपके एग्जाम में काम का है कि नहीं है। बट ये जो कोई स्कूल होती है, कोई एनजीओ है, वो मुंह उठा के आता है, ऐसे मुंह धोके भी नहीं होता, मुंह उठा के आता है और कोई भी इंडेक्स होता है वो रिलीज कर देता है। तो ये तो इनका तो काम धंधा है नहीं, ठाले बैठे हैं। हमें तो पढ़ना है, हमें निकालनी एग्जाम, तो हम इनके पीछे पढ़ेंगे नहीं। सारे इंडेक्स है वो नहीं रटेंगे, सारे इंडेक्स है वो नहीं रटेंगे। कोई भी मुंह उठा के कभी भी आएगा और कोई भी इंडेक्स लेके आ जाएगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई ऐसा इंडेक्स लगे, कोई स्कूल जारी कर रहा है, कोई एनजीओ जारी कर रहा है, कोई बड़ी संस्था जैसे यूएन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ है, नीति आयोग है, आरबीआई है, बड़ी संस्था अगर कोई इंडेक्स को जारी कर रही है तो उसको देख लो, उसको रट लो। कोई छोटा मोटा मुंह उठा के कोई भी बच्चा है, नींद में से उठा है, वो अगर इंडेक्स दे रहा है, भाई उसको मत पढ़ो, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको गोली मारो, ठीक है? तो इसको नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें से।
थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। ओके जी, ये भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आगे बढ़ो। अगर आ गया क्वेश्चन तो क्या करेंगे, छोड़ देना क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से कोई आपका सिलेक्शन रुक नहीं जाएगा, ठीक है। इसको नहीं पढ़ेंगे, भारत के बारे में चिंता करते रहेंगे, भारत के बारे में चिंता। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के बारे में। क्या होता है ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, किसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। मान लीजिए अभी युद्ध की स्थिति चल रही है, कोई आतंकवादी एक्टिविटीज हो गई है, या फिर भारत नक्सलिज्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, कोई भी युद्ध लड़ रहा है, कहीं पे भी भारत है वो इन्वॉल्व है। ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, हथियारों की जरूरत पड़ती है और भी कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। परंतु हमारे देश में क्या सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट को पेन भी खरीदनी है ना, गवर्नमेंट को अगर पेन भी खरीदनी है तो उसमें इतने नाटक किए जाते हैं। एक जना बोलता है दूसरे जने के पास में जाओ, दूसरा बोलता है तीसरे के पास में जाओ, तीसरा बोलता है चौथे से साइन करवा के लाओ। ऐसे करते करते पेन खरीदने के लिए भी 1 साल लग जाता है। गवर्नमेंट का प्रोसीजर इतना ढीला है, इतना तंग है कि उसमें सालों लग जाते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। तो हथियार तो एक बहुत बड़ी बात है, हथियार तो एक बहुत बड़ी बात है जो वार के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इसे खरीदने के लिए इतने साल का टाइम लगेगा तो हम हार जाएंगे युद्ध, क्योंकि हम तो युद्ध लड़ रहे हैं, चाइना जैसे देश से युद्ध लड़ रहे हैं, हमें हथियारों की सख्त जरूरत है। बट हमारी जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है, गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ढीला है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे तो हम काम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक नीति बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है, एक मैकेनिज्म बनाती है। मैकेनिज्म क्या बनाती है कि अगर वॉर की कंडीशन चल रही है, अगर ऐसी स्थिति चल रही है जहाँ पर हमें हथियारों की तुरंत जरूरत पड़ रही है, परंतु हमारा जो प्रोसीजर है वो बहुत ढीला है, तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर को लेके आएंगे। गवर्नमेंट का प्रोसीजर वैसे ढीला होता है, बट जब एम्बुलेंस आती है तो वो फास्ट आती है, कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो वैसा ही हम प्रोसीजर लेके आएंगे। मतलब हमें जब हथियारों की खरीद करनी होगी, जब इमरजेंसी की जरूरत है, मतलब कोई वॉर की कंडीशन है या कोई आपातकालीन सिचुएशन है, तब हमें अगर हथियार खरीदने हैं तो हम है वो चुटकी बजाते हथियार खरीद लेंगे। करेंगे रसिया को फ़ोन कि भाई साहब, दोस्त मित्र सखे बंधु काम कर हमारा। रसिया बोलेगा बताओ क्या हुक्म है, क्या हुक्म है मेरे आका। हम बोलेंगे हमें चाहिए हथियार, हमें चाहिए क्या, ब्रह्मोस चाहिए, हमें S-400 चाहिए। तो रसिया बोले ले जाओ, पैसे दो और ले जाओ। तो हम कहेंगे कि उसके लिए साइन वगैरह, मतलब रसिया बोलेगा उसके लिए आपको साइन करवाने होंगे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से। तो हम बोलेंगे नहीं भाई, साइन वाइन सारे हो चुके हैं, अब हमारा वॉर चल रहा है, आप तो डायरेक्ट हमें हथियार दे दो, हमें झंझट हमारी चाहिए ही नहीं, किसी की भी नहीं साइन चाहिए, आप तो हथियार दो और पैसे ले जाओ। जैसे बोले ठीक है भाई हम दे देंगे, हमें तो पैसे की जरूरत पड़ रही। तो ऐसे हथियार खरीदे जाते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में जब हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है, हथियार वगैरह खरीदने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी की भी साइन नहीं मांगते, फालतू चीज़ों को साइड कर लेते हैं और हथियार है वो डायरेक्ट खरीद लेते हैं। इसे कहा जाता है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। सिंपल सा मतलब इसका यही होता है, सिंपल सा मतलब यही होता है। तो क्या इसके लिए युद्ध होना जरूरी है? युद्ध होना नहीं, अगर हमें लग सकता है कि युद्ध हो सकता है तो भी हम ये काम कर सकते हैं, या हमें हो सकता है कि आतंकवादी की कोई गतिविधि हो सकती है तो भी ये हम इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, तो मैकेनिज्म का मतलब होता है तकनीकी। तो आपातकालीन परिस्थितियों में जब हमें कुछ खरीदना होता है तो उसके लिए हम किसी का वेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वो चीज़ें खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो हम चीज़ें खरीद लेंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब होता है, याद रखना, भूलना मत, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अब प्लीज़ मत भूलना, अब प्लीज़ मत भूलना। मैं कॉल करके पर्सनली पूछूंगा, जो हमारे एप्लीकेशंस में जुड़े हुए उनको डायरेक्ट मैं कॉल करके पूछूंगा। आप ध्यान से सुन लेना, कॉल करके मैं पूछूंगा, और आपको इस चीज़ का पता होना भी चाहिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म क्या होना है। अब आसान भाषा में बता दिया है, रसिया से हथियार खरीदने अचानक, तो बिना पैसों के, बिना झंझटमारी के, पैसे क्या बिना साइन के हम हथियार खरीदेंगे, तो आपको ये उत्तर आना चाहिए। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट किए और लद्दाख में की। इस दौरान हमने इसको खरीदा था। उद्देश्य क्या था, बहुत जल्दी से हमें ये चीज़ें खरीदनी है, ये इसका उद्देश्य है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फास्ट ट्रैक हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें की गई है, ये इसके लिए काम की बातें थी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा तानसेन जी के बारे में है। समझने वाली बातें कुछ नहीं, रटने वाली है। रटने वाली क्या बातें हैं, प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तानसेन जी का, तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन का नाम क्या था, रामतनु इनके बचपन का नाम था। उपाधि तानसेन की किसने दी थी, एक राजा थे विक्रमजीत, उन्होंने इनको उपाधि दी थी तानसेन की। गुरु कौन थे, इनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी इनके गुरु थे।
ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। जन्म ग्वालियर, बचपन का नाम रामतनु, उपाधि तानसेन की किसने दी थी, राजा विक्रमजीत ने दी थी। गुरु कौन थे, गुरु थे स्वामी हरिदास। ठीक है। संगीत के बारे में बात करें तो इन्होंने ध्रुपद संगीत की एक शैली आती है, संगीत की एक शैली आती है ध्रुपद शैली, तो इन्होंने ध्रुपद शैली में रचना की थी जो कि शास्त्रीय गायन की प्राचीन शैली है। और साथ ही साथ में बात करें तो हिंदू देवी देवताओं के लिए भी इन्होंने गायन किया है ध्रुपद शैली में। हिंदू देवताओं के लिए इन्होंने जो गीत लिखे हैं वो ध्रुपद शैली में लिखे हैं, राजाओं के लिए लिखे हैं वो रचना शैली में लिखे हैं। प्रसिद्ध राग कौन कौन से थे इनके, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार और दरबारी कन्नाडा। इन तीनों को याद रखना, इन सबको याद रखने की कोशिश करना। सारे रट्टे मारने वाले हैं, वनडे एग्जाम वाले भी रट लेना, यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले सारे रट लेना, सबके काम के हैं। प्रसिद्ध राग इनके कौन से थे, मियाँ की टोड़ी, मल्हार, मियाँ की मल्हार और दरबारी कन्नाडा, ये इनके प्रसिद्ध राग थे। अकबर के ये दरबारी थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रामचंद्र वाघेला थे, उनके ये संगीतज्ञ रहे हैं। विरासत क्या है, इनके शिष्यों को सेनिया घराना कहा जाता है। इनके जो शिष्य हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, सेनिया घराना कहा जाता है। तानसेन की समाधि कहाँ है, तानसेन की समाधि है वो ग्वालियर में। ठीक है, ये इनके बारे में आर्टिकल था। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है साउथ अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। प्लेस एंड न्यूज है, इसको याद रखना। इसका मैप है वो देख लो ध्यान से, इसके मैप को ध्यान से देखो। अफ्रीका की 3 राजधानी है, कौन कौन सी है, एक देखो यहाँ पे प्रिटोरिया है, ये प्रिटोरिया है। यहाँ पे ये कौन सी है, केप टाउन है, और ये ब्लोचिस्टन है। तो इसकी 3 कैपिटल है, ये रही तीनों, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोटेन, ये इसकी 3 कैपिटल है। किस किस देशों से बाउंड्री लगती है इसकी, नामीबिया से लग रही है, बोत्सवाना से लग रही है, जाम्बिया से लग रही है, मोजाम्बिक से लग रही है। यहाँ पर इसमें एक देश है, इसके भीतर, इसका नाम क्या है, ये देखो ये देश है, ये है स्वाजीलैंड। कौन सा देश है, स्वाजीलैंड एक देश है, स्विट्जरलैंड नहीं, स्वाजीलैंड देश है। ठीक है, और इसमें एक देश कौन सा है, ये रहा लिसोथो, ये इसके भीतर ही एक देश है। जैसे मान लो हमारे देश के भीतर एक अलग से देश बना दिया जाए, हैदराबाद है वो अलग देश बनाने की मांग कर रहा था, तो हैदराबाद ऐसे ही होता, तो इसके अंदर एक देश है लिसोथो। तो इसमें 2 देश आता है, एक आता है स्वाजीलैंड आता है, एक आता है लिसोथो। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, ये थी साउथ अफ्रीका के बारे में। तो ये जानकारी किसके बारे में थी, साउथ अफ्रीका के बारे में थी। ये इसके कुछ राज्य हैं जिसमें नॉर्थ केप टाउन है, वेस्टर्न केप है, साथ ही साथ में फ्री स्टेट है। तो ये कुछ इसके राज्य हैं, राज्य याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। ये सारे आज के हमारे काम के आर्टिकल थे, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कोई डाउट है मैसेज कर देना। नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम में मिलेंगी, टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी, वो बायो में मिल जाएगी। बायो में अगर नहीं मिलती है मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वो सारी सॉल्व कर दी जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में डाउट हो पूछ लेना। सीसेट के बारे में क्या था, सीसेट है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टार्ट जरूर करेंगे। बाकी सब्जेक्ट का क्या है वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जैसे टाइम पॉसिबल होगा वैसे सारी चीज़ें करेंगे। एक ही इंसान हो, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, इतना क्या टाइम नहीं मिल पाता है, और भी काम है, थोड़ा काम वाम भी साथ में कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब वगैरह भी कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे टाइम मिलता है वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ो, सिलेक्शन लो, एंजॉय करो, फ्री पढ़ो, आगे बढ़ो, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।